हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट किस तरीके से था, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने लगी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जब हमारा इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था तो हमारी इकोनॉमी किस तरीके से रन कर रही थी। ठीक है, और आफ्टर ब्रिटिश रूल जब इंडिया 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो हमारे सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर, तो इन तीनों सेक्टर्स में किस तरीके के फ्लक्चुएशंस आए, क्या क्या चेंजेस आए, वो सब हम यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इंट्रोडक्शन से। द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 वॉज प्राइमरली अग्रेरियन विद एग्रीकल्चर बीइंग द मेन स्टे। सो इंडिया का जो मेन स्टे था वो एग्रीकल्चर था। ओके, यानी इंडिया जो थी वो सबसे ज़्यादा डिपेंड थी किस पर, एग्रीकल्चर पर, क्योंकि इंडिया के लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छे से जो काम आता था वो एग्रीकल्चर का था। फार्मिंग बहुत अच्छी करते थे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एग्रीकल्चर थी हमारे किसानों की। ठीक है, जिस तरह हर कोई पर्सन अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है, उस तरह हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो स्पेशलाइज था एग्रीकल्चर में। ओके, आई होप यू गॉट इट। सेकेंड वन इज it was characterized by low industrialization, limited infrastructure and a large population dependent on agriculture for their livelihood। ये पॉइंट आपको बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंड करती थी किस पर, एग्रीकल्चर पर, यानी कि अपनी आजीविका के लिए। ठीक है, सो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कम था हमारा, और हमारी कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी लिमिटेड था। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे कि हमारा लो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था और लार्ज पॉपुलेशन डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर अपनी आजीविका के लिए। क्लियर है? सो इकोनॉमी वॉज लार्जली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज लीडिंग टू रिसोर्स ड्रेन एंड लिमिटेड सेल्फ रिलायंस। क्योंकि हमारे इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चल रही थी, इस वजह से हमारे पास लिमिटेड सेल्फ रिलायंस था। मतलब कि हम खुद से कुछ भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो अंडर कंट्रोल हैं किसके अंदर, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के अंदर। तो जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रही है उस टाइम पर हम सेल्फ रिलायंस कैसे हो सकते हैं, हमारे ऊपर किसी और का राज चल रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास लिमिटेड सेल्फ रिलायंस था, आत्मनिर्भरता कम थी। ठीक है, जिस तरह आज आत्मनिर्भर भारत बन गया है उस तरीके से पहले नहीं था। बहुत धीरे धीरे 1947 के बाद अब जाके आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट इतना इलेबोरेट हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। और अंडर ब्रिटिश रूल वो तो बहुत ही लिमिटेड सेल्फ रिलायंस था, आत्मनिर्भरता बहुत ही कम थी। क्लियर है? तो ये तो था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंदर ये तीनों सेक्टर्स किस तरीके से थे। अब ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज से हमारा क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्या क्या हमारा नुकसान हुआ। जब भी कोई पॉलिसी आती है तो आप सभी जानते होंगे उसके जितने मेरिट्स होते हैं उतने ही उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, समझते हैं हमारे इस चैप्टर के अगले टॉपिक को। सो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम समझेंगे इसका पहला टॉपिक, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो इसमें हम समझेंगे किस तरीके से जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करती थी उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी का, इंडिया के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण किया जाता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही समझेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंदर किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का, इंडिया के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियाज इकोनॉमी वॉज यूज्ड बाय ब्रिटेन फॉर इट्स ऑन बेनिफिट। तो ये सब हम जानते ही हैं, जब भी कोई भी कंट्री किसी के ऊपर रूल करती है, किसी के ऊपर राज करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है,
कि वो अपने ही खुद के रूल्स बना देता है। खुद के रूल्स वो क्यों बनाता है? अपने खुद के बेनिफिट के लिए। हर कोई अपने फ़ायदे को सबसे पहले रखता है, तो ब्रिटिश भी इस तरीके से अपने फ़ायदे को सबसे पहले रखा उन्होंने, और अपने बारे में सोचा कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री का बेनिफिट करें। उन्होंने नहीं सोचा कि इंडिया का किस तरीके से बेनिफिट किया जाए, या इंडिया के लिए क्या क्या अच्छे अच्छे डेवलपमेंट किए जाए जिससे इंडिया की ग्रोथ हो। ठीक है, तो हर कोई अपना पहले फ़ायदा देखता है, तो उसी तरीके से ब्रिटेन ने भी अपना फ़ायदा देखा कि किस तरीके से हमारी कंट्री का फ़ायदा हो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अनफेयर रूल्स बनाने शुरू कर दिए जो कि फेयर नहीं थे। उसके बावजूद भी इंडिया के लोग उसे फॉलो करने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो हम पे राज कर रहे थे। ओके, तो दे टुक रिसोर्सेज, दे डिड नॉट लेट इंडियन इंडस्ट्री ग्रो। उन्होंने इंडियन की जो इंडस्ट्रीज थी, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश थी पहले से ही, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडियन इंडस्ट्री थी उनको ग्रो ही नहीं होने दिया। ठीक है, अगर वो इस पर काम करते, जैसे कि उनकी जूट की इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, किसकी? इंडिया की। तो अगर इंडिया अपनी उन इंडस्ट्रीज़ पे काम करती तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ करती। ठीक है, बट ब्रिटिशर्स ने उनको ग्रो होने का, उन्हें ग्रोथ करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अनफेयर रूल्स बना दिए। उन रूल्स को फॉलो करना उनकी मजबूरी बन गया था इंडियंस की। क्लियर है? सो दिस मेड इंडियन लॉस इट्स वेल्थ एंड सफ़र फ्रॉम थिंग्स लाइक फेमाइंस। जो ब्रिटिशर्स ने अनफेयर रूल्स बनाए, उन सब की वजह से क्या हुआ, इंडिया ने अपनी वेल्थ का लॉस किया और क्या सफ़र किया, अकाल की समस्या को सफ़र किया। तो बेसिकली ब्रिटिश रूल के अंदर हमारे इंडियन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई, डिड नॉट लेट इंडियन इंडस्ट्री ग्रो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रिटिश ऑल्सो कलेक्टेड हाई टैक्सेस। सो हाई टैक्सेस का इशू रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कर जो थे वो लिए गए लोगों से फ्रॉम इंडियन लैंड एंड हैड अनफेयर ट्रेड रूल्स। अनफेयर ट्रेड रूल्स बनाए गए, यानी कि जो ट्रेड होता था, आयात निर्यात होता था, उसमें बहुत सारे अनफेयर रूल्स बना दिए गए जो कि उनको इंडियंस को फॉलो करना पड़ा था। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हाई टैक्सेस रख दिए गए। ठीक है, इंडियन लैंड के लिए खुद की ही ज़मीन पर हमें हमारे टैक्स भरने पड़ रहे थे। हमारे देश की खुद की ज़मीन पर हमें टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, वो भी हाई टैक्सेस। ओके, एंड हैड अनफेयर ट्रेड रूल्स। ऐसे ट्रेड रूल्स बना दिए गए जो कि अनफेयर थे, जिसकी वजह से आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत होने लगी। ऑल ऑफ दिस मेड इंडिया इकोनॉमी सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एक्शंस। तो इन सब ब्रिटिश एक्शंस की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियाज़ हिस्ट्री एंड सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो इंडिया की हिस्ट्री और सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप देने के लिए इस एक्सप्लॉयटेशन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बस एक कहानी की तरह समझ लीजिए, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके लिए जो नोट्स लेकर आई हूँ वो इतनी इजी लैंग्वेज में है कि अगर आप पढ़ोगे, इसे समझोगे, एक दो बार अगर आप इसकी थोरोली रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको डेफिनेटली कहती हूँ कि इस तरीके का मटेरियल आपको और ट्यूटर्स के पास नहीं मिलेगा। तो आप आइए और चैनल पर बाकी सारी वीडियोस भी देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियोस देखिएगा, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि उसमें इतना सारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है कि आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप भी सोचोगे मैम इतना सारा कैसे पढ़ें, इतना सारा याद करके कैसे जाएंगे। तो अगर आप इनको पॉइंट्स वाइज कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको देखिए पॉइंट्स वाइज बना रखे हैं, तो इससे आपको बहुत ही ईजिली याद होगा। ये एक ट्रिक होती है कि अगर ये आपको टॉपिक ह्यूज अमाउंट में नहीं समझ आ रहा है तो आप उन्हें पॉइंट्स में बनाकर याद कीजिए, और मैं यहाँ पर आपके लिए पॉइंट्स में बनाकर ही लाई हूँ मटेरियल। तो अगर आप इस सारे मटेरियल को देखेंगे और याद करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन 3 पॉइंट्स में हमने क्या क्या समझा ये देख लेते हैं। हमने समझा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई, हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ अनफेयर रूल्स। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचा। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए।
और उसी के साथ हमारी इंडियन लैंड पे भी टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलने लगे, अनफेयर ट्रेड रूल्स बना दिए, जिसकी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी ने बहुत कुछ सफ़र किया। ना हम ट्रेड कर पा रहे थे, ना हम एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर पा रहे थे, ना हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे ऊपर बाउंडेशंस बना दी थी, हमारे ऊपर अनफेयर रूल्स बना दिए थे, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसी बाउंड्रीज़ के अंदर आगे बढ़ पा रही थी जितना ब्रिटिशर्स ने खुद तय किया था कि इससे ऊपर इंडिया को जाने ही नहीं देना है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स में ये चीज़ें कवर हो गई आपकी कि किस तरीके से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुई इंडियन इकोनॉमी में अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब नीचे एक नोट सा है, सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेट इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वेयर दादाभाई नरोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले शिरास, VKRV Rao, RC Desai. It was a Rao whose estimate during the colonial period was considered very significant. तो इसमें हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उनके नाम दिए हैं जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को सबसे पहले एस्टिमेट किया था। उन सभी इकोनॉमिस्ट के नाम आप याद कर लीजिएगा, और जिसने सबसे ज़्यादा करेक्ट पर कैपिटा इनकम को कंसिडर किया था वो थे हमारे VKRV राव। ओके, क्लियर है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम समझेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किन किन सेक्टर्स को टारगेट किया था। ओके, इट इम्प्लाइड अ टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर यानी कि फॉरेन ट्रेड, इन 3 सेक्टर्स को एक्सप्लॉयट किया था, इन 3 सेक्टरों का शोषण किया था। क्लियर है, तो इन सेक्टर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो समझते हैं इसको। सबसे पहले समझेंगे हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया था, पॉइंट वाइज इसको समझते हैं। तो ब्रिटिश ने इम्प्लीमेंट किया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको हम ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, विच रिजल्टेड इन हाई टैक्सेस एंड हैवी बर्डन ऑन इंडियन फार्मर्स। तो इंडियन फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था। क्यों? क्योंकि टैक्सेस जो थे वो हाई कर दिए थे। हाई टैक्सेस की वजह से इंडियन फार्मर्स पे बर्डन जो था वो बढ़ गया था। लैंड वॉज ऑफन फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज लीडिंग टू लॉस ऑफ लिवलीहुड्स एंड लैंडलेसनेस। तो मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश आई, ब्रिटिशर्स ने आकर उस पर टैक्सेस वगैरह लगा दिए, ज़मींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। ज़मींदारी सिस्टम जो था वो क्या होता था कि उसमें ज़मींदार बना दिए जाते थे, एक पर्टिकुलर लैंड के लिए ज़मींदार बना दिए गए। अब वो ज़मींदार क्या करेगा, वो ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। जितने भी हमारे फार्मर्स हैं जो खेती कर रहे हैं उन सबको उस लैंड के लिए रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत ही बड़े लेवल पे लैंड होती थी, उस लैंड को फ्रेगमेंट कर देते थे, बांट देते थे छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, कि इस लैंड को कोई एक फार्मर संभालेगा, इसको कोई संभालेगा, इसको कोई संभालेगा। तो हर लैंड के लिए क्या होता था, अलग अलग फार्मर्स काम करते थे, और उस लैंड के पर्टिकुलर हिस्से के लिए, अब मानो ये हिस्सा है तो इसके लिए वो रेंट पे करेगा, किसको, ज़मींदार को। और ज़मींदार क्या करेगा, ज़मींदार जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट में दे देगा उस टैक्स को। ठीक है, तो कर इकट्ठा करते थे रेंट के तौर पे, कौन, ज़मींदार। ज़मींदार उस रेवेन्यू को इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते थे उनका रेंट लेते थे, एक पर्टिकुलर लैंड को फ्रेगमेंट में बांट देते थे, टुकड़ों में बांट देते थे, और हर फार्मर को उसे बांट देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और उस पर वो काम करता था, खेती करता था, और उस खेती के लिए हाई टैक्सेस भी पे करता था उस लैंड के लिए, और फिर अपनी लिवलीहुड को चलाता था, अपनी लाइफस्टाइल को चलाता था। क्लियर है, ज़मींदारी सिस्टम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो ज़मींदारी सिस्टम, द इम्पोजिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम रिजल्टेड इन इंटरमीडिएरीज और ज़मींदार्स एक्टिंग एज रेवेन्यू कलेक्टर्स। मैंने बोला कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बिटवीन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फार्मर्स। तो एक तरीके से वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और फार्मर्स के बीच के क्या थे, वो थे मीडिएटर। कौन थे मीडिएटर, ज़मींदार्स। ठीक है, तो ज़मींदार्स मीडिएटर थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। क्लियर है,
दिस ऑफन लेड टू एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस। तो ये क्या था, एक एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिस थी कि ज़बरदस्ती उनको अपनी लैंड के लिए रेंट पे करना पड़ रहा है, हाई टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, विद ज़मींदार चार्जिंग एक्सेसिव रेट्स टू फार्मर। क्लियर है? आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ज़मींदारी सिस्टम क्या है, कौन ज़मींदार है, कौन रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है और किससे कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। द ब्रिटिश इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो जब ब्रिटिश आपके ऊपर रूल कर रही है तो वो सबसे पहले अपना बेनिफिट देखेगी। अगर उसका कोई बेनिफिट है तभी वो आपसे उसके अकॉर्डिंग काम करवाएगी। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया, प्राइमरली इन्वेस्टेड इन पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट इसलिए किया उन्होंने क्योंकि उनका पर्पस था कि वो जो कच्चा माल है वो इंडिया से ले जाकर अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करा सकें। ठीक है। तो इंडिया से एक्सपोर्ट होके जितना भी रॉ मटेरियल है वो उनकी कंट्री में जा सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। दैट्स वाई उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया सबसे पहले। जब कोई ट्रांसपोर्ट होगा, शिप होगा, ऑक्ट्रॉय होगा। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, बंदरगाह जो होते हैं। ठीक है। शिप जहाँ पर जाके रुकती हैं, तो शिप वगैरह होंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके बाद ही तो वो रॉ मटेरियल ले जाकर अपने देश में एक्सपोर्ट करवा पाएंगे। हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी रॉ मटेरियल तभी तो पहुंचेगा वहाँ पर। एग्रीकल्चर विच वॉज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रिसीव्ड लेस अटेंशन, हिंडरिंग इट्स ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। तो इस वजह से, क्योंकि उनको खुद का लालच था कि उनको रॉ मटेरियल अपने देश तक पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया, बट उन्होंने एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया। एग्रीकल्चर इंडिया का बैकबोन था। अगर वो चाहते तो एग्रीकल्चर को और अच्छा कर सकते थे और इंडिया को ग्रो करवा सकते थे, पर वो अपना बेनिफिट देख रहे थे। दैट्स वाई उन्होंने एग्रीकल्चर पर काम नहीं किया और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। ठीक है। सो रिसीव लेस अटेंशन, हिंडरिंग इट्स ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। तो उनको ना मॉडर्नाइजेशन किया, ना मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स यूज़ किए गए। ठीक है। ना ही उसकी ग्रोथ की गई। तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी काम नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही काम किया। क्लियर है? नेक्स्ट इज कल्चरल इम्पैक्ट। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वर डिस्टर्बेड ड्यू टू कॉलोनियल पॉलिसी लीडिंग टू सोशल हाईलाइट्स एंड इकोनॉमिक डिसलोकेशन। अब कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो थी हमारी वो ऐसी थी कि जिस वजह से जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की प्रक्रिया थी, वो सारी डिस्टर्ब्ड हो गई। यानी कि जो हमारे पुराने तरीके के जो टूल्स थे जिनसे हम काम करते थे और अपने एग्रीकल्चर को आगे लेकर जा रहे थे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से। तो कल्चरल इम्पैक्ट भी हमारे इंडिया के ऊपर पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिवली इम्पैक्टेड इंडियन फार्मर्स। तो जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन थी, जब ब्रिटिश ने शोषण किया हमारी इंडियन इकोनॉमी का, उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो एग्रीकल्चर पर जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे इंडियन फार्मर्स तो डायरेक्टली उससे इफेक्ट होंगे। ठीक है। तो डायरेक्टली अफेक्टेड हुए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के फार्मर्स। क्लियर है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी एंड डिक्लाइन इन ओवरऑल वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। तो इन सब चीज़ों को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। गरीबी हो गई, फूड इनसिक्योरिटी हो गई। ठीक है। ओवरऑल डिक्लाइन होने लगा हमारे वेलबींग को, हमारी रूरल कम्युनिटी को। तो हमारे रूरल कम्युनिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इन चीज़ों का। ठीक है। ये भी पॉइंट्स में है, याद हो जाएगा बहुत ही आराम से आपको। आगे चलते हैं। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिवील्ड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडिया ने सफ़र किया लो प्रोडक्टिविटी, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको बताया था कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग लोगों को, फार्मर्स को टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। ठीक है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पहले ट्रेडिशनल था, उसे कमर्शियलाइज कर दिया गया। लैंड सेटलमेंट्स। ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, ये सब चेंजेस इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल्स के टाइम पर हुए। इसके अंदर क्या है ये देख लेते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, factors like poor soil fertility, lack of access to fertilizer and pesticide and traditional farming method contributed to low crop yield. This hindered the sector ability to meet the growing demand for food. अब फैक्टर्स हैं जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी पुअर थी। ठीक है।
फर्टिलाइज़र सही नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं अवेलेबल थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड था, बहुत ही पुराने जो ट्रेडिशनल टाइम के टूल्स हैं वो यूज़ किए जा रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, लो क्रॉप यील्ड्स थी। दिस हिंडर द सेक्टर एबिलिटी टू मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड, यानी कि जो फूड की जो डिमांड थी उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड ओनरशिप वॉज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू वेल्दी लैंडलॉर्ड। जो बड़े ज़मींदार होते थे उनके हाथ में थी लैंड की ओनरशिप। ज़मींदार यानी कि ज़्यादा अमीर जो होते थे, गांव में सबसे ज़्यादा अमीर लोग होते थे, उनके हाथ में थी लैंड की ओनरशिप वेल्दी लैंडलॉर्ड्स के। ठीक है, लीडिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स होल्डिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। और वो क्या करते थे, जो ज़मींदार होते थे वो लोग बड़ी सी लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फ्रेगमेंट करके मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स को दे देते थे। आप 4 लोग इस लैंड पे काम करें, आप 4 लोग इस लैंड पे काम करें। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता था। क्लियर है? सो दिस इनइक्वालिटी लिमिटेड द एबिलिटी ऑफ मनी फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन देयर लैंड और अडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक। तो सिर्फ अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फार्मर्स की जो एबिलिटी थी इन्वेस्ट करने की वो कम हो गई, और जो मॉडर्न टेक्निक्स थी जिसे वो अडॉप्ट कर सकते थे वो भी उन्होंने अडॉप्ट नहीं की, क्योंकि इतना उनकी अर्निंग नहीं थी एग्रीकल्चर के थ्रू। तो इस वजह से उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करना सही नहीं समझा। नेक्स्ट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश colonial policy of transforming traditional subsistence farming into cash crop production for export. This policy aimed to generate revenue for the colonial administration. तो ब्रिटिश colonial policy ने ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया कैश क्रॉप प्रोडक्शन में, क्योंकि इस पॉलिसी का एम था जनरेट रेवेन्यू। तो हमें पता है ब्रिटिश जो थी वो अपने फ़ायदे की सोच रही थी, तो बस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर लिया ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस से कैश क्रॉप प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए। इट लेड टू अ शिफ्ट फ्रॉम लोकल फूड कल्टिवेशन टू कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट एंड टी, इम्पैक्टिंग फार्मर लिवलीहुड्स, food security, agriculture diversity, loss of traditional knowledge. So just because of commercialization of agriculture, it led to a shift from local food cultivation to cash crop. ठीक है, तो लोकल से कैश की तरफ शिफ्ट हो गए और क्या प्रोड्यूस करने लगे, कॉटन, जूट, टी। ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर्स की लिवलीहुड्स इम्पैक्ट हुई, फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट हुई कि लोगों के पास जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग फूड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फूड का प्रोडक्शन किया ही नहीं जा रहा इतना ज़्यादा कि राइस, वीट, पल्सेस इन सब का प्रोडक्शन हो, वो तो नहीं हो रहा। उसकी जगह कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कॉटन का, जूट का, टी का। तो कॉटन, जूट, टी इसको उगा के थोड़ी ना खाएंगे, तो लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी जो थी वो बिगड़ चुकी थी कि फूड इतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फूड आइटम्स तो प्रोडक्शन कर नहीं रहे थे, जस्ट कैश क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी एग्रीकल्चर को लेकर वो कहीं ना कहीं खो गई थी, क्योंकि हम फूड कल्टीवेशन से कैश क्रॉप पर शिफ्ट हो गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट इज लैंड सेटलमेंट। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कई सारे लैंड सेटलमेंट लेकर आई कॉलोनियल गवर्नमेंट। दिस सिस्टम एम टू स्टैब्लिश लीगल फ्रेमवर्क फॉर लैंड ऑनरशिप, टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। इनका एम था कि वो लैंड ऑनरशिप कर सकें, टैक्सेशन पॉलिसीज़ बना सकें, रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसीज़ बना सकें। ठीक है, द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट लाइक द ज़मींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम एंड महालवारी सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट कॉज स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इन सारे लैंड सेटलमेंट की वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में लेकर आई, ज़मींदारी सिस्टम, रियोतवारी एंड महालवारी सेटलमेंट, इन सब सेटलमेंट्स एंड सिस्टम्स की वजह से इंडिया ने स्टैग्नेशन फेस किया एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, जहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ कर सकता था वहाँ बस वो स्टेबल हो गया। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। क्लियर है? तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं सारे, और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अब हम समझेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है, एग्रीकल्चर को अच्छे से समझ लिया हमने कि वो 3 सेटलमेंट्स लाए थे, उन सेटलमेंट्स के थ्रू एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया था। अब इंडस्ट्री को किस तरह एक्सप्लॉइट किया था वो समझते हैं।
colonialism involved the domination of one country by another for economic, political and cultural gains. तो इस वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डोमिनेंट होने लगी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल गेन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज colonial powers exploited the industrial sector of their colonies to extract resources, labor and profit. तो colonial powers के थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया गया टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, लेबर एंड प्रॉफिट्स अपने फायदे के लिए, ठीक है। Even as the country's world famous handicraft industry declined, no corresponding modern industrial waste was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. तो जो इंडिया था वो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में सबसे अच्छा था, ठीक है। जिस तरह एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा था, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट में हमारा इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्म करता था, ठीक है। बट कॉलोनियल रूल में क्या हुआ, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो भी डिक्लाइन करने लग गया, क्योंकि उन्हें पता था कि हम इस काम में बहुत अच्छे हैं, तो वो जानता था इस काम को ही सबसे पहले कम करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया आगे ना निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। तो ब्रिटिशर्स को दिखा कि हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा चल रहा है इनका काम, तो उन्होंने इसके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगा दी, यानी कि हैवी टैक्सेस वगैरह लगा दिए एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जब हमारी कंट्री इंडिया दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, तो जब एक्सपोर्ट ही महंगे होंगे तो कोई हमसे क्यों ख़रीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो जब खरीद ही नहीं पाएगा तो हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस अच्छा चलेगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेगी। जब हम अर्न ही नहीं करेंगे तो हम क्यों प्रोडक्शन करेंगे। एक टाइम आएगा कि हम अपना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस भी कम कर देंगे जब उससे अर्निंग ही नहीं है, और जब अर्निंग नहीं होगी तो इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी। बेसिकली हम तो उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर डेवलपमेंट ही नहीं होगा इंडिया का तो उस सिचुएशन में हम क्यों एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक तरीका था कि हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज कर दो एक्सपोर्ट के ऊपर, तो वो लोग खुद ही अपने बिजनेस को कम कर देंगे। तो हमारे इंडिया ने भी यही किया, जब हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज हो गई एक्सपोर्ट पर तो धीरे धीरे हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस डिक्लाइन करना शुरू हो गया। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। अब फॉरेन डिमांड तो उन्होंने कम की हैवी ड्यूटीज़ इम्पोज करके, कि अब हम विदेश में अपना सामान नहीं बेच सकते। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने डोमेस्टिक डिमांड भी हमारी कम कर दी, कि जो हम अपनी ही कंट्री में बेच लेते थे हैंडीक्राफ्ट का सामान, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कर लेते थे, उससे भी अर्निंग बंद कर दी। कैसे करी, डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। यानी कि इंडियन मार्केट में जब आपको ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स मिल रहा है विदाउट टैक्सेस का, जब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे, तो इंडियन मार्केट क्या करेगी, इंडियन मार्केट खुद फॉरेन से प्रेफर करेगी सामान को खरीदना, ठीक है। तो इन्होंने इतनी समझदारी दिखाई कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते और रॉ मटेरियल पर उन्होंने टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर दिए, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर एक्सपोर्ट करने के कोई भी टैरिफ नहीं लगेंगे। तो कच्चा माल विदाउट टैक्सेस के अगर दूसरी कंट्री में जाएगा तो उस कंट्री के लिए तो बेनिफिट है। अब वही कंट्री हमारे को प्रोडक्शन करके हमारी कंट्री में ही बेच रही है सामान, और वो भी बिना किसी टैक्सेस के, तो हमारी इंडिया तो प्रेफर करेगी ना उससे ख़रीदना। पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि रॉ मटेरियल भी तो हमसे फ्री में लेके जा रहे हैं बिना टैक्सेस के। तो रॉ मटेरियल जो था वो एक्सपोर्ट करा लेते थे फ्री ऑफ टैक्स, ठीक है, और यहाँ जाके हमारी कंट्री में ही आके इंपोर्ट करते थे फ्री ऑफ टैक्सेस। समझ आया। तो हमसे रॉ मटेरियल बिना टैक्सेस के लेके गए और बिना टैक्सेस के आके हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दे दी, और हमारी कंट्री में हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लगा दिए कि भाई आपके प्रोडक्ट, अगर आप हैंडीक्राफ्ट का सामान बेच रहे हैं तो आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे अपनी ही कंट्री में, ठीक है। इस तरीके की रूल्स बना दिए थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड सेक्टर। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम्स, but the restrictive policies of commodity production trade tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. तो इंडिया भी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एशियन टाइम से ही, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद
हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर भी अफेक्ट हुआ, उसका स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से अफेक्ट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ट्रेड एंड टैरिफ के ऊपर पॉलिसीज लगा दी थी, कई सारी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी जो कमोडिटी पे, प्रोडक्शन पे और ट्रेड पे लगाई गई थी। नेक्स्ट इज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। वही पॉइंट अभी जो हमने पीछे समझा, जो इंडिया का रॉ मटेरियल था उसे उन्होंने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट रखा था, यानी कि उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं होंगे अगर हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में तो उस पर टैक्सेस नहीं लगाए गए। क्यों नहीं लगाए गए? क्योंकि उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, उन्होंने अपनी नीड्स को कंप्लीट करने की सोची कि जब ब्रिटेन में वो रॉ मटेरियल पहुँचेगा, वो भी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, बिना किसी टैक्सेस के रॉ मटेरियल पहुँचेगा, तो ब्रिटेन का बेनिफिट है ना कि उनको कोई भी ऊपर से अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के लिए। क्लियर है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। अब उन्होंने इसके साथ एक और समझदारी दिखाई, पहले हमसे कच्चा माल बिना टैक्सेस के लेके चले गए, अब अपना जो पक्का माल है यानी फिनिश्ड गुड जो है वो यहाँ पर लाकर फ्री ऑफ ड्यूटी बेच रहे हैं। समझ रहे हो? जब हमारी कंट्री अपनी ही कंट्री में किसी प्रोडक्ट को बेचेगी और उस पर टैक्सेस लगे होंगे तो हम अपनी कंट्री से क्यों खरीदेंगे? हम तो ब्रिटिशर से खरीदेंगे ना, क्योंकि उन पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगे हुए उनकी प्रोडक्ट पे। तो हमारे को कौन सी प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी? ब्रिटिशर्स की प्रोडक्ट सस्ती पड़ेगी, क्योंकि हमारी कंट्री में जो चीज़ 10 रुपये की है उसमें +2 करके टैक्सेस में पे करने पड़ रहे हैं, पर यहाँ पर वही चीज़ हमें 10 रुपये की मिल रही है बिना टैक्सेस के। तो हम किसका प्रोडक्ट खरीदना अच्छा समझेंगे? ब्रिटिशर्स का। तो हम अपनी ही कंट्री में होके हम दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसलिए उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे रॉ मटेरियल के कोई भी टैक्स नहीं लगाया और इसलिए उन्होंने इंपोर्ट पे ब्रिटिश गुड्स पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए। तो अपने बेनिफिट के हिसाब से उन्होंने टैक्सेस को इम्पोज किया। जो भी ट्रेड और टैरिफ के टैक्सेस थे उनको अपने हिसाब से बनाया कि उनका फ़ायदा किस में है। तो हम जहाँ अपनी कंट्री से ख़रीद सकते थे सामान, वहाँ हम ब्रिटिशर से ख़रीद रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, बल्कि कच्चा माल भी हमारे ही देश का है, उसके बावजूद हम उनकी कंट्री का बनाया हुआ फिनिश गुड यूज़ कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो इंडिया जो था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन के रह गया, जैसे कि सिल्क है, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, इन सब का प्रोडक्शन करने लगा। और इम्पोर्टर बन के रह गया फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, जो कि ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में से बनकर आता था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट थे हमारी कंट्री के, वो किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में थे। इंडिविजुअल जो कंट्री थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी मोनोपोली थी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री की। क्लियर है? मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। तो आई होप आपको फॉरेन ट्रेड भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया था हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। क्लियर है? सो जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश रूल में जितने नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े उसमें से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े इंडिया के ऊपर। तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने समझा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे। ठीक है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया था, एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करके वो अपनी कंट्री में लेकर जाएं और अपनी कंट्री में उस चीज़ का प्रोडक्शन करके फिनिश गुड तैयार करके इंडिया में आकर बेचें। ठीक है, या अदर कंट्रीज़ में बेचें। तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया था। तो रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो इस वजह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया था। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने रेलवेज तैयार की गई, रोड्स, टेलीग्राफ लाइंस और पोर्ट्स बनाए गए। ठीक है, तो इन पोर्ट्स पे क्या होता था? शिप्स वगैरह जो होती थी वो वहाँ जाकर रुकती थी, बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है,
इस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट किया गया और ट्रेड और कम्युनिकेशन के बीच में फैसिलिटेशन हो गई, बहुत इजीली ट्रेड होने लगा। ठीक है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल का आयात निर्यात बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, सो रेलवे नेटवर्क, तो रेलवे नेटवर्क के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का, लोगों का और कम्युनिकेशन वो बहुत ही इजी हो गया था। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो इंडिया को एक और बेनिफिट ये हुआ कि हमारे यहाँ पर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स बन गए थे। तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। तो ब्रिटिशर्स के थ्रू एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया गया था इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज। तो इंडिया में कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए, उसके साथ टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मैथड इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, कई सारे सेक्टर्स में कई डिफरेंट मैथड्स यूज़ किए गए, जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री थ्रू द बेनिफिट वर ऑफन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की, डिफरेंट मैथड्स यूज़ किए गए। ओके, तो ये सब मैथड्स जो थे वो बेनिफिशियल थे इंडिया के लिए। नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स बनाए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाए, जैसे कि स्कूल्स बनवाए, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए, एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए। ब्रिटिश रूल लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, जिसके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से एजुकेशन और नॉलेज स्प्रेड हुई। ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए सोच के ये सारे जो काम उन्होंने किए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बन गए इंडिया के लिए। ठीक है, वो बेनिफिशियल पार्ट हो गया इंडिया के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन की। जो भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी एम्प्लॉयड पर्सन्स ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले बात करेंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर की, वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारे इंडिया का जो प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का, व्यवसाय का, वो था एग्रीकल्चर विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पर। सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स का पार्ट था फार्मर्स, लैंडलेस, लेबर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स से भरा पड़ा था। तो एग्रीकल्चर जो था वो हमारा प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्टर है हमारा इंडस्ट्री सेक्टर, विच इज़ आवर सेकेंडरी सेक्टर। ओके, द सेकेंडरी सेक्टर वॉज रिलेटिवली स्मॉलर कंपेयर टू एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा जो था एग्रीकल्चर, उससे छोटा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, स्मॉलर कंपेयर टू एग्रीकल्चर। क्लियर है? तो इंडस्ट्रीज में इंक्लूड था हमारा मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट को, माइनिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI बनाई जाती थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो भी छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज होती थी, लाइक पॉटरी वगैरह। नेक्स्ट है इंडस्ट्री का लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जिस तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी, उसी तरह लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी थी हमारे इंडिया में। पर्टिकुलरली हैव इंडस्ट्री वर लिमिटेड एंड मोस्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश कंपनीज। तो मोस्टली जो कंट्रोल की जा रही थी वो कौन कर रहा था? ब्रिटिश कंपनीज कर रही थी। ठीक है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर को कंट्रोल। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा टर्शरी सेक्टर। तो जितनी भी हमारी ट्रेड एंड सर्विसेज हैं वो सारी हमारे कौन से सेक्टर में आती हैं? वो हमारे टर्शरी सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, द टर्शरी सेक्टर वॉज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू द प्राइमरी सेक्टर बट हैड स्टार्टेड टू ग्रो। तो टर्शरी सेक्टर जो था वो हमारे प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में बहुत छोटा था, बट वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, क्योंकि जो ट्रेडिंग है उस पर ब्रिटिश रूल ने बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि वो ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए। ठीक है, इट इंक्लूडेड सर्विसेज लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज थी? हमारी ट्रेड थी, ट्रेड करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट्स था, शिपिंग वगैरह, रेलवे वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन था, लॉज वगैरह बनाए गए, एंड एजुकेशन था। क्लियर है?
तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो जॉब्स थी ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की, वो भी एक एसेंशियल पार्ट था इस सेक्टर का, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर सर्विस की भी बात कर रहे हैं और ट्रेड की भी बात कर रहे हैं, तो ट्रेड तो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा ही रहा था कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर, और सर्विस जो थी वो भी इसमें इंक्लूड थी, इसलिए हमारे टर्शरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट वन इज़, तो जो इंडिया का मर्चेंट क्लास था, यानी कि जो लोगों का खुद का बिजनेस होता था, उन लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया ट्रेड में। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस एंड ट्रेड, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन्होंने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो मोस्टली इंडियन इकोनॉमी जो थी वो इस वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर और सर्विस और ट्रेड में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन जिसके थ्रू हम अपनी पॉपुलेशन को देख सकें, समझ सकें कि कितने हमारी पॉपुलेशन में चिल्ड्रंस हैं, कितने एडल्ट्स हैं, इन सब की जानकारी हम रख सकें। डेमोग्राफिक कंडीशन मीन्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज एज एंड जेंडर। ओके, यानी एज और जेंडर के फैक्टर्स पे हमारे इंडियन पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता था। क्लियर है? तो डेमोग्राफिक कंडीशन में यही होता है कि हम अपनी कंट्री का एनालाइज कर सकें, समझ सकें कि कितने हमारी कंट्री में चिल्ड्रंस हैं, कितने एडल्ट्स हैं, कितने ओल्ड एज पीपल हैं, किस एज में वो लोग लाई कर रहे हैं, ठीक है। डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये सब हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन में आ जाता है। अभी आगे हम इन सबको भी समझेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। तो 1881 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो 1921 से पहले इंडिया जो था वो पहले स्टेज पे था अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पीरियड में, और सेकेंड ट्रांजिशन पीरियड जो था हमारा वो 1921 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? तो पहली बार कलेक्ट हुआ था सेंसस 1881 में, इसे आपको याद रखना है। पूरा डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डेट्स याद रखनी है, ठीक है। तो डेट्स याद रखिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। आगे चलते हैं। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इसमें हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में मैंने अभी आपको समझाया कि एज, जेंडर, इन सब की बात करते हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। कितने एडल्ट्स हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने ओल्ड एज पीपल हैं, उन सब की जानकारी जो होती है वो हमारे किसके थ्रू मिलती है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होता है। बर्थ रेट, द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन विद अ स्पेसिफिक टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितने बच्चे हैं जो जी रहे हैं, ठीक है। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो पर 1000 पीपल की कैलकुलेशन के थ्रू बनता है, ठीक है। उसी तरीके से डेथ रेट होता है। द डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में पर 1000 पीपल के अकॉर्डिंग कितने लोगों की डेथ हो रही है उसका पता लगाना डेथ रेट होता है। और बर्थ रेट पर 1000 पीपल में कितने लोगों की बर्थ हो रहा है वो हमारा बर्थ रेट होता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में वो बच्चे आएंगे जो 1 साल की एज से पहले ही डेथ हो जाती है जिनकी, ठीक है। तो वो सारे बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आएंगे। द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, यानी पर 1000 लाइव बर्थ में से जो बच्चे 1 साल की एज तक नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले ही मर जाते हैं, वो सारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आएंगे। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से समझ आ ही रहा होगा कि एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, कि एक कंट्री में एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, कितनी एज तक ज़्यादातर लोग जी रहे हैं। जैसे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज क्वाइट लो, अबाउट 32 ईयर्स। इट रेफर्स टू द एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन जो है वो 32 ईयर्स है, ठीक है। आगे समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का प्रॉपर पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो क्या प्रोफाइल थी हमारी डेमोग्राफिक की ब्रिटिश रूल के टाइम में? सबसे पहले बर्थ रेट। द बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन पर ईयर। जो अभी हमने चार्ट में देखा था कि पर 1000 पीपल में कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या था, जो हमारा बर्थ रेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। हाई क्यों था?
क्योंकि हमारी कंट्री के जो लोग थे वो अवेयर नहीं थे उनके हाउ टू कंट्रोल बर्थ रेट। ओके, पहले के लोग अवेयर नहीं थे कि क्या क्या प्रिवेंटिव चेक्स वो ले सकते हैं, लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह ले सकते हैं, और लोगों को नॉलेज नहीं था, एजुकेशन नहीं थी मेल्स एंड फीमेल्स को। इस वजह से जो बर्थ रेट था ब्रिटिश रूल के टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा था। क्लियर है? डेथ रेट, द डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन पर ईयर, ये समझ चुके हैं पहले ही। इंडियाज़ डेथ रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज ऑल्सो रिलेटिवली हाई, तो जो डेथ रेट थी वो भी बहुत ही ज़्यादा थी। जितना ज़्यादा बर्थ रेट था उतना ही ज़्यादा हमारा डेथ रेट था, क्योंकि हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, अलग अलग बीमारियों के लिए हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं थे इतने ज़्यादा, तो इस वजह से जो डेथ रेट था वो भी हमारा हाई था। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी सही मात्रा में न्यूट्रिशंस भी नहीं मिल पाते थे, इस वजह से लोग भुखमरी के कारण मर जाते थे, तो इस वजह से डेथ रेट ज़्यादा थी। एंड पीरियोडिक फेमाइंस वर सम फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू मॉर्टेलिटी रेट, तो इस वजह से जो डेथ रेट थी, मॉर्टेलिटी रेट, वो बहुत ज़्यादा थी, सेम एज बर्थ रेट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मैंने आपको समझाया अभी, जो अंडर 1 ईयर की एज में बच्चे मर जाते हैं वो इन्फेंट में आते हैं। द infant mortality rate, IMR is shows infant mortality rate, okay, in colonial India was distressingly high, तो वो भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं थी अच्छी, मेल न्यूट्रिशन मीन दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इन्फेंट डिड नॉट सर्वाइव देयर फर्स्ट ईयर। तो इस वजह से क्योंकि सैनिटेशन अच्छा नहीं था, न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे थे बच्चे को खाने के लिए अच्छे से, अच्छे हेल्थ केयर सेंटर नहीं थे जिससे बच्चे की देखभाल की जा सके उसके 1 साल के 2 साल के टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। इस वजह से बच्चा जो था वो 1 साल तक भी सरवाइव नहीं कर पाता था, क्योंकि हमारी कंट्री में सफिशिएंट फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर फैसिलिटीज़ अच्छी होती तो बच्चे 1 साल की एज को क्रॉस कर लेते, बट यहाँ पर 1 साल की एज भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बर्थ रेट भी हाई थी, डेथ रेट भी हाई थी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई था अंडर कॉलोनियल पीरियड। ओके, लास्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वॉज रिलेटिवली लो, इट सिग्निफिकेंटली पेरिशियन एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर लाइक हेल्थ केयर एक्सेस, न्यूट्रिशन एंड लिविंग कंडीशन। यानी कि जो ये 3 फैक्टर हैं हमारे, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और लिविंग कंडीशंस, तो इन्हीं कंडीशंस की वजह से जो डेथ रेट थी वो भी ज़्यादा थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम थी। क्लियर है? लिखा है यहाँ पर रिलेटिवली लो। सो अगर अच्छा हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं हमारे पास, अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे पास, तो हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सही होता। तो ये फैक्टर्स हैं हमारे कुछ, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल को समझाते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, इनकी थ्योरी वगैरह, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पॉइंट्स में इनको समझाया ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस होता है कंप्लीट। तो हमने एक सिंगल वीडियो में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इंडियन इकोनॉमी का। अब आगे हम समझेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को इंडियन इकोनॉमी के। और आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे हम आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। सो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर।